अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास चैप्टर नंबर 3 का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने जो किया था फोर्स को एंड मोमेंटम को डिस्कस किया था। लास्ट टाइम भी हमने पढ़ा था फोर्स एंड मोमेंटम। आज हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और मोमेंटम जो किसी भी सिस्टम का है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। मोमेंटम जो है मोमेंटम ये डिपेंड किस पे करता है। ये करता है नंबर 1 मास और नंबर 2 वेलोसिटी। मोमेंटम जो है ये डिपेंड करता है मास और वेलोसिटी पे। इसको हमने ब्रीफली लास्ट लेक्चर में मैंने इसे डिस्कस किया था। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम आज जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ने लगे हैं उसके लिए हमें थोड़ी सी जो है उसके जो है ना पता होना चाहिए कि मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम कैसे है। उसके लिए देखें हम एक सिस्टम की बात करते हैं। ये मैंने एक पॉइंट लिखा सिस्टम। सिस्टम में होता है ग्रुप ऑफ बॉडीज। सिस्टम में क्या है? ग्रुप ऑफ बॉडीज विद सर्टेन लिमिट्स। ग्रुप ऑफ बॉडीज with certain बाउंड्रीज, कुछ हदूद हो उसकी, कुछ लिमिटेशंस हो। ग्रुप ऑफ बॉडीज, मुख्तलिफ बॉडीज का एक ग्रुप हो जिसमें ख़ास कोई बाउंड्रीज हो, कुछ लाहेअमल उसका हो, कुछ उसकी हदूद हो। और आइसोलेटेड किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिंग बॉडीज। नो फोर्स एक्ट, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। on which no external force act, कोई फोर्स इसके ऊपर एक्ट ना करे या कोई जो है ना नो अनबैलेंस और नेट फोर्स एक्ट ऑन अ सिस्टम। तब हम कहेंगे कि वो जो सिस्टम होगा उसका जो मोमेंटम होगा वो रिमेन्स क्या होगा? कांस्टेंट। सिस्टम का आपको पता चल गया जिसमें मुख्तलिफ बॉडीज का एक ग्रुप हो और उसकी कुछ हदूद हो, कुछ उसकी सर्टेन बाउंड्रीज हो। और आइसोलेटेड का बेसिक मीनिंग ये है कि उस सिस्टम के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि जो सिस्टम है जिसकी चंद बाउंड्रीज हैं, उस बाउंड्रीज के ऊपर नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करे तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। इसकी वजाहत के लिए हम जो है यहाँ हम पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की डेफिनेशन को देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो उसमें हम देखेंगे द मोमेंटम ऑफ एन isolated system of two or more interacting bodies remains constant। कि ऐसा सिस्टम जिसमें ग्रुप ऑफ बॉडीज विद सर्टेन लिमिट्स में हो और उसके ऊपर आइसोलेटेड का मतलब नो एक्सटर्नल फोर्स, कोई एक्सटर्नल
इसका जो आइसोलेटेड सिस्टम का जो मोमेंटम है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। द मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ टू और मोर इंटरैक्टिंग बॉडीज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसकी वजाहत हम कुछ इस तरह कर लेते हैं। हम बैलून की एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हमने पढ़ी थी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। मतलब एक बैलून है, ठीक है, तो उसके अंदर एयर मौजूद है, ठीक। तो ये एक सिस्टम बन रहा है, बैलून और एयर का क्या है, एक सिस्टम। हमने जैसे डेफिनेशन पढ़ी है, ग्रुप ऑफ टू और मोर बॉडीज इंटरेक्टिंग बॉडीज वो फॉर्म अ सिस्टम। ये एक सिस्टम बना रहे हैं। इस वक्त तो इसका मोमेंटम हवा इस बैलून के अंदर मौजूद है, क्या आपका बैलून है, तो ये बैलून और एयर एक सिस्टम बना रहे हैं। इस वक्त चूंकि हवा इसके अंदर मौजूद है, इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है, 0। अब क्या होगा अगर हम एयर को बाहर निकालते हैं, एयर तो रश आउट होगी बाहर की तरफ, तो जैसे एयर बाहर की तरफ आएगी तो उसका एक मोमेंटम होगा बाहर आने का, और उसी असना में बैलून उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए क्या करेगा, बैलून पर उस ये जो एयर बैकवर्ड फोर्स लगाएगा, जिसे हम रिएक्शनल फोर्स कहेंगे। बैलून ऐसे पीछे की तरफ जाएगा, एयर आगे की तरफ आएगी, एयर का बाहर निकलना, आगे की तरफ निकलना, ये और उस जारी बात है एक मोमेंटम से निकलेगी, और उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए बैलून का बैकवर्ड जाना। तो ये हमें बता रहा है कि सिस्टम का टोटल नेट मोमेंटम क्या हुआ, 0। कंजर्व हो गया ना मोमेंटम, जो आगे की तरफ एयर में कर रही है, बैलून बैकवर्ड जा रही है उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। तो मैथमेटिकली हम एक जो एग्जांपल पढ़ लेते हैं, तो उसके लिए हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं। ये एक स्मॉल बॉडी है और ये लार्ज बॉडी है। फॉर एग्जांपल ये M1 है, ये M2 है, ये मूव कर रहे हैं, इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1 है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी U2 है। U1 की जो स्पीड है वो ज़्यादा है इससे, U2 से। ये 2 हमने क्या लिए हैं, स्फीयर, ठीक हो गया। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास M1 वो क्या होगा, M1 U1, और इसी तरह इनिशियल मोमेंटम ऑफ मास M2 जो है उसका क्या होगा, M2 U2। यानी कि ये मूव कर रहे हैं, U1 जो स्पीड ज़्यादा है इससे U2 से, M1 अप्रोचेस कर रहा है M2 को के करीब आ रहा है। तो इनिशियल मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम जो हो जाएगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम वो हो जाएगा M1 U1 प्लस M2 U। फिर थोड़ी देर बाद ये जो है, चूंकि U1 की स्पीड ज़्यादा है, ये सब्ट्रैक्ट करेगा, हिट करेगा M1 इसको M2 के साथ, और ये सब्ट्रैक्ट होंगे यहाँ पे। जब ये सब्ट्रैक्ट होंगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट होंगे, सब्ट्रैक्ट होने के बाद आपको पता है जैसे सब्ट्रैक्ट होंगे और फिर ये बॉडीज मूव करना शुरू कर देंगी अपोजिट डायरेक्शन में, या आगे की तरफ मूव करना शुरू करेंगी। ये यहाँ पर क्या होगी, खुली है, और फिर M1 और M2 ये जो है, ये M2 जो है टकराने के बाद इनकी फिर वेलोसिटी हो जाएगी। उस वेलोसिटी को हम V1 और V2 के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, और मतलब ये ऐसे मूव करते हैं। अब जाहिर बात है, जब ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो है इनका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम ऑफ मास M1 वो होगा M1 V1। इसी तरह फाइनल
मोमेंटम ऑफ मास तो m2 का होगा m2v। तो टोटल जो है इसका जो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा, टोटल फाइनल मोमेंटम वो हो जाएगा m1v1 प्लस m2v2। देखो जब ये स्ट्राइक करने के बाद फिर ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में या उसी डायरेक्शन में ये मूव होना शुरू करते हैं, तो बेसिकली m1 ने हिट किए m2 को, और m1 जो है वो मोमेंटम कर रहा, ये भी मोमेंटम में था, स्ट्राइक कर वो जब वो हिट को वापस हुए तो अपने मोमेंटम को उन्होंने कंजर्व किया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम देखें तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलियर इसके इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलियर के बाद कुलियर। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल m1 v1 प्लस m2 v2। ये देखें उसका जो स्टार्टिंग में इनिशियल मोमेंटम था बिफोर कुलियर वो m1 v1 प्लस m2 u2 था, और आफ्टर कुलियर m1 v1 प्लस m2 v2 ये कंजर्व हो गया। तो टोटल मोमेंटम क्या हो गया सिस्टम का, कांस्टेंट यानी कि जीरो होगा। तो मोमेंटम ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम बिफोर एंड आफ्टर कुलियर रिमेन्स द सेम विच इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल को अगर हम समझना है तो हम ले लेते हैं एग्जांपल इसकी बुलेट और गन। और चलेंगे मैंने एक सिस्टम है इसकी एक गन बना दी है, ये गन है बिलफर्ज, उसके अंदर एक जो है बुलेट है, स्मॉल बुलेट है, ये बुलेट इसे हम कह देते हैं, ये आपकी गन है, ठीक है। तो ये भी एक सिस्टम बना रही है, यानी कि बुलेट और गन ये दोनों क्या बना रही हैं, एक सिस्टम बना रही है। तो अगर हम इसे देखें तो इसका इनिशियल जो मोमेंटम है वो है इस वक्त ज़ीरो, यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट, उन दोनों का इनिशियल मोमेंटम इस वक्त क्या है, जीरो, तो वो अभी फायर नहीं हुई। ये दोनों सिस्टम बना रहे हैं तो ये अभी फायर नहीं हुई, तो दोनों का जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो जीरो होगा, क्योंकि दोनों रेस्ट में हैं। जब दोनों फायर होंगे, जब गन को हम फायर करेंगे तो बुलेट जो है वो आगे की तरफ बड़ी स्पीड के साथ वो आगे की तरफ जाएगी। यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपको वजाहत दे दूँ, सब बच्चे जो कंफ्यूज रहते हैं बुलेट और गन। बुलेट का मैस जो है वो कम है, जबकि गन का मैस क्या है, ज़्यादा है, ठीक हो गया। अब बुलेट बहुत स्पीड के साथ जो है वो निकलेगी और वो आगे की तरफ जाएगी, वो हो गया इसका मोमेंटम। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन जो है वो रिकॉइल होगी, वो क्या होगी, रिकॉइल पीछे की तरफ आएगी, और जिस स्पीड से गन आगे की तरफ गई है उसी मोमेंटम को मैंने लफ्ज़ यूज़ किया कंजर्व करने के लिए गन उतना ही पीछे आएगी। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं सर गन तो इतनी स्पीड से और इतनी दूर आगे चली गई और गन उस स्पीड से या उतनी दूर से उतना ही पीछे जाना चाहिए, तो उसका आंसर ये है उसका मैस, गन का जो मैस है वो ज़्यादा है और बुलेट का मैस कम है। स्पीड उतनी होगी, मोमेंटम उतना ही होगा जितना बुलेट है,
उतना ही कम है, चूँकि गन का मैस जो है वो ज़्यादा है, वो कम रिकॉल यानी कि बैकवर्ड रिकॉल करेगी उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए, जो बुलेट है उसके मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए जो गन है वो पीछे रिकॉल होगी, चूँकि उसका मैस ज़्यादा है तो कम ज़रा पीछे आएगी, इसका मैस कम है तो ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगी। तो फर्ज कर लें जो मैस ऑफ बुलेट वो स्मॉल एम है, वेलोसिटी ऑफ बुलेट जो है वो स्मॉल भी है, मैस ऑफ गन जो है कैपिटल एम से कर लेते हैं, जबकि वेलोसिटी ऑफ गन जो है ऑफ गन उसे हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल वी से। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट इसके इक्वल है इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायर होने से पहले, इसी तरह फाइनल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायर होने के बाद। तो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है? ज़ीरो, क्योंकि गन और वो जो बुलेट है वो तो रेस्ट पोजीशन में है, दोनों का मोमेंटम क्या है? ज़ीरो। और जब फायर होने के बाद अब फॉर एग्जांपल अगर इसका मोमेंटम हम देखें तो कैपिटल एम वी यानी कि गन का हो गया, तो स्मॉल एम और वी ये किसका हो गया जी? बुलेट का हो गया। तो यहाँ से अगर हम वेलोसिटी निकाल लें, जो वेलोसिटी है इसकी गन की, तो ये प्लस एम वी इधर आके क्या होगा? माइनस एम वी, और कैपिटल एम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा? डिवाइड। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये बुलेट गई फॉरवर्ड और उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए गन क्या हुई? रिकॉइल, गन और बुलेट अपोजिट डायरेक्शन में है, लिहाजा नेगेटिव साइन इसका हमें बता रहा है। तो इस एग्जांपल से भी हमें पता चल गया जी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है आइसोलेटेड सिस्टम का, उसका जो टोटल मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। इसी तरह अगर आप रॉकेट्स और जेट इंजन्स की बात कर लें तो उसे अगर हम देखें तो उसके अंदर हॉट जो बर्निंग ऑफ फ्यूल है उसकी मदद से जो हॉट गैसेस है वो रश आउट होती हैं बाहर की तरफ, और जो आपकी मशीन है वो फॉरवर्ड आगे की तरफ जाती है, गैसेस बैकवर्ड निकलती हैं, पीछे की तरफ निकलती हैं बड़ी तेज़ी के साथ, बड़ी तेज़ मोमेंटम के साथ। उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए रॉकेट की तरफ जाता है आगे की तरफ। तो ये 3 एग्जांपल हमने आज पढ़ी हैं, बैलून की, एयर की, फिर इसी तरह स्फीयर की हमने पढ़ी M1 और M2 मैथ्स की, फिर उसके बाद हमने बुलेट और गन की पढ़ी, और 4th एग्जांपल जो है वो रॉकेट और जो है उसमें से निकलने वाली गैसेस के बारे में पढ़ा, जो रश आउट होती हैं बड़ी तेज़ी के साथ बर्निंग ऑफ फ्यूल की वजह से, और वो जो मशीन है वो रॉकेट बड़ी तेज़ी के साथ आगे की तरफ जाता है उस मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए। ये था स्टूडेंट आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, और जिसे हमने ब्रीफली डिस्कस किया। होपफुली इसकी आपको समझ आई होगी और आपने इसे याद कर अच्छे तरीके से लिखना है ताकि आपका ये टॉपिक क्लियर हो, और इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से।